नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आज की बड़ी खबर कल आए कोरोना के रिकॉर्ड मामले और रिकॉर्ड मौतों को लेकर है। उत्तराखंड में कल 462 नए मामले आए सामने और अब जो कुल मरीजों की संख्या है वो 54,500 के पार पहुंची हुई है, जिसमें 7300 एक्टिव मामले हैं। 18 मौतें कल रिकॉर्ड दर्ज की गई हैं। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। 734 पहुंचा आंकड़ा। देहरादून से 167 आए हैं मामले, हरिद्वार से 62, नैनीताल से 56 नए मामले कल में सामने आए। 462 नए मामले, जिसमें सबसे दुखद बात रिकॉर्ड 18 लोगों की मौत। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पिथौरागढ़ से, जहां पर केएमवीएन के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला अस्पताल में भर्ती हुए जोशी केदार जोशी हैं केएमवीएन के अध्यक्ष, और कुछ दिन पहले ही जोशी की पत्नी भी हुई थी कोरोना से संक्रमित। अब आपको यहां पर यह भी बता दें कि त्योहारों को लेकर एसओपी जारी किया गया है। कल ही हमने आपको ये जानकारी दी थी। त्योहारों को आयोजकों को जो करना है, सारी जिम्मेदारी आयोजकों के सिर पर होगी। एसओपी जारी किया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट तो फिलहाल नहीं है, लेकिन 200 लोगों को अनुमति मिली है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जहां पर कार्यक्रम कराने वाले की सारी जिम्मेदारी होगी सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की। किसी भी आयोजन में 200 लोग जा सकते हैं। अब भीड़ प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाएगा और आयोजक की पूरी जिम्मेदारी होगी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की। प्रशासन की देखरेख में होगा त्योहारी आयोजन। उत्तराखंड में त्योहारों में आयोजक की जो बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, उसमें आपको एक अपडेट दे दें। कोरोना को लेकर खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सवाल ये जो खड़ा हो रहा है, ये शासन का फैसला है कि लोगों की जान के लिए आफत बन जाएगा आने वाले समय में। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सेक्रेटरी के दफ्तर में इतने लोग सचिवालय में हो गए, वहां किसके ऊपर लागू किया आपने? और अगर सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, माता का जागरण होगा, माता की चौकी होगी, दुर्गा पूजा होगी, नवरात्रों की कोई फंक्शन होगा, उसमें शादी ब्याह होगा, उसमें आप कह रहे हैं कि साहब इतने लोग होने चाहिए, संक्रमित हुए तो आयोजक जिम्मेदार होगा। तो उन सब त्योहारों को लेकर एसओपी जारी इसलिए की गई है कि जिससे त्योहार भी हो जाए और त्योहार के कारण कोई सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन न करने वालों के एक निर्देश भी जारी हो जाए। उत्तराखंड शासन ने कोरोना के खतरे के बीच में त्योहारों में आयोजन की परमिशन दे दी और आयोजकों की जिम्मेदारी क्या तय की गई, फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोजकों की जिम्मेदारी क्या तय की, फैसले पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। आयोजकों का कहना है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजक की नहीं होनी चाहिए। और मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार को इस तरह के इंतजाम करने चाहिए और ये आयोजक पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए। पूजा तो करेंगे, लेकिन बहुत ही सीमित इसमें करेंगे, ताकि हमारा मेन कंसर्न है कि किसी को जो इस पूजा के कारण या भीड़ के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग को ना मानने के कारण बीमारी ना फैले। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन में। इन स्थितियों में व्यापार करना बहुत मुश्किल है। कोई सरकारी रियायत नहीं है। सरकार कहती है कर्जा ले लो, बैंक में जाओ कर्जा मांगने के लिए, तो बैंक से जवाब मिलता है कि साहब आपके पास काम धंधा तो है नहीं, आप कर्ज लेके उतारोगे कैसे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ सुनील नप्रभात देहरादून से लाइव मौजूद हैं। सीधे रुक करते हैं सुनील की तरफ। सुनील, ये पूरा फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है। दिवाली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, उसके आगे और बहुत सारे फंक्शन जो है पूरे दिसंबर और जनवरी में भी नजर आने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आयोजक भी गलत नहीं बोल रहे हैं कि हम अगर आयोजन करवाएंगे तो फिर सारी जिम्मेदारी हमारी क्यों होती है? कुछ जिम्मेदारी सरकार की भी होनी चाहिए। कार्यक्रम करवाने हैं, आयोजन करवाने हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी लेना नहीं चाहता, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आयोजक हो। देखिए कंचन, जिस तरह से करीब 7 महीने का समय कोविड को हो गया है उत्तराखंड में, अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा है। जो तमाम चीज़ें अभी तक अनलॉक के कारण बंद पड़ी हुई थी, उनको खोला जा रहा है, जनजीवन को सामान्य किया जा रहा है। अब देखेंगे कि 15 अक्टूबर के बाद जो नेशनल पार्क थे, जो एंटरटेनमेंट पार्क थे, वो बंद थे, वो भी खुलने जा रहे हैं। तो एक चुनौती सरकार के सामने होगी कि लगातार जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, 54,000 के पार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुँच गई है, तो किस तरह से इसको नियंत्रित करे।
ये ठीक बात है कि लगातार जो बंदी है वो नहीं रखी जा सकती और इसी कारण एक के बाद एक चीज़ें खोली जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ चुनौती सरकार के सामने है। इसके लिए सरकार ने अब अवेयरनेस प्रोग्राम पर जोर देना शुरू कर दिया है। खासकर जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की कि लोग छोटी छोटी वीडियो बनाएं अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कि किस तरह से उन्होंने कोरोना पे जीत दर्ज की, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन कर रहे हैं। और इसमें बाकायदा एक कैटेगरी रखी गई है कि सर्वश्रेष्ठ जो 3 वीडियो होंगे, बताया गया कि 30 से 60 सेकंड तक के वीडियो बनाएं और सर्वश्रेष्ठ जो वीडियो होंगे उनको सरकार पुरस्कार देगी। 1 लाख रुपए, 75,000 रुपए, 50,000 रुपए की राशि रखी गई है। तो कुल मिलाकर सरकार का जोर है कि जो जनजीवन है वो पटरी पर लौटे और लोगों के बीच अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं, लोग जागरूक हों कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब वो घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। और सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो त्योहारी सीजन है, एक के बाद एक त्यौहार आने वाले हैं, उनमें गैदरिंग होगी। हालांकि एसओपी जारी की गई है कि कहीं पर भी 200 से अधिक लोग किसी गैदरिंग में न हो। इसको लेकर भी ये पैरामीटर्स कैसे सेट किए जाएंगे? आप सोचिए कि अब जो 2 बड़े आयोजन जो होने वाले हैं, जो लगभग पूरे 10 दिन तक चलने वाले हैं, दुर्गा पूजा और रामलीला का, जिसमें भारी संख्या में लोग आएंगे, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। ऐसे में आयोजक हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम कार्यक्रम तब तक नहीं कराएंगे जब तक सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। एक सवाल यह है कि क्या आयोजकों पर दुर्गा पूजा, जगह जगह पे पंडाल लगाना, रामलीला कराने का भी कोई प्रेशर होता है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की ओर से प्रेशर नहीं होगा, लेकिन चूंकि धार्मिक आयोजन है, लोगों की अपनी श्रद्धा होती है, तो एक स्वयं ही एक लोगों के बीच एक उत्सुकता होती है कि चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे दशहरा हो। जिस तरह से परंपरा है कि दशहरा पर तमाम पुतले जलाए जाते हैं, उनका आयोजन होता है, तो ये लोगों को खुद भी एक सिरे से तय करना होगा। सरकार इसी पर ज़्यादा जोर दे रही है कि लोग अपने सिरे से अवेयर हों कि वो ज़्यादा भीड़ भाड़ न करें। जहाँ कोई कार्यक्रम है वहाँ पर 200 से अधिक लोग इकट्ठा ना हों, क्योंकि अगर आप इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो कोरोना का संक्रमण का खतरा मतलब सुनील प्रभात, ये समझा जाना चाहिए हर प्रदेशवासी को कि जिम्मेदारी ना सरकार की है ना आयोजक की है। अगर आप किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जाएंगे, आप अपना ध्यान खुद रखेंगे। ये प्रदेशवासियों को समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। कोविड-19 को लेकर जागरूकता पर अब जोर देने की बात है। सरकार ने जागरूकता को लेकर अपनाया एक नया रास्ता। लोगों से 60 सेकंड तक की छोटी फिल्में की हैं आमंत्रित। सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को दिया जाएगा पुरस्कार। 1,75,000 और 50,000 का रखा पुरस्कार। तो अब आपको ये बताएं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायतों को 62 करोड़ 21 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये फंड 7,791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर किया गया। सीएम ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफर होने से कामों में तेजी और पारदर्शिता आएगी। सीएम कहते हैं कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को साकार करते हुए लगातार काम हो रहा है। डिजिटल सिस्टम होने से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा पैसा पंचायतों के खाते में सीधे पहुंच रहा है। सीएम कहते हैं कि कोरोना महामारी के बीच में गांव के लोगों की भूमिका बेहद अहम होती है। ऐसे में सभी स्तर पर गाइडलाइंस का पालन बेहद जरूरी है। बुलेटिन में अब बात करेंगे हम शायरा बानो की। 3 तलाक के मामले में आपने इनका नाम सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली काशीपुर निवासी शायरा बानो ने अब शनिवार को यानी कि कल बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उनके पार्टी की ज्वाइनिंग कराई, उनकी सदस्यता दिलाई उनको। और इस मौके पर शायरा बानो ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके रोल मॉडल हैं, उनसे वो प्रेरणा लेती हैं। बीजेपी इसीलिए ज्वाइन की उन्होंने। शायरा बानो कहती हैं कि मुस्लिम समाज में बीजेपी को लेकर जो डर और संशय बना हुआ है उसे वो दूर करने का प्रयास करेंगी। जो मैंने की है तो उससे मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है और जो बीजेपी जो नीतियां हैं उन्हें देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। और ख़ासकर के जो मुस्लिम समुदाय में जो 3 तलाक की कुप्रथा थी उसे समाप्त करने में, और जो बिल जो है मुस्लिम समुदाय को बीजेपी सरकार ने दिया है, ख़ासकर मैं मतलब बहुत ही उनकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी से मुलाकात के बाद पार्टी अब नए रोड मैप की तरफ आगे बढ़ चुकी है, उसकी तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि नए प्रभारी मिलने से पार्टी में एक नया जोश मिला है। उत्तराखंड कांग्रेस 2022 में विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी, ये तो तय है। लेकिन नेता विपक्ष इंदिरा हृदय के सामने उम्र एक बड़ा फैक्टर है। पहले सीएम हरीश रावत को पंजाब चुनाव की चिंता करनी है। हालांकि युवा प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हाईकमान को रिजल्ट देने की जिम्मेदारी होगी और इसी प्लान को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच में मुलाकात भी हुई है। और स्वाभाविक बात है, जब राजनीतिक दलों के लोग मिलते हैं तो विचारों में आदान प्रदान होता है। बहुत सारे विषयों पर बात हुई। अंतोगत्वा जो निष्कर्ष निकला वो निकला कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस एक रोड मैप तैयार करे और उस रोड मैप के तहत जो है हम प्रदेश में आगे बढ़ने का काम करेंगे। युवा अध्यक्ष आज उत्तराखंड के प्रभारी बने हैं और एक युवा सोच के साथ, नई उमंग और तरंग के साथ उत्तराखंड के युवाओं को और उत्तराखंड के सम्मानित नेताओं को साथ लेकर वो उत्तराखंड के संघर्षों की लड़ाई लड़ेंगे। इस सरकार की जो नाकामियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए युवाओं की ऊर्जा का सही उपयोग करेंगे। पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर आए दिन तेंदुए रिहायशी इलाकों में नजर आ रहे हैं। एक घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 तेंदुए एक साथ कैद हो गए इन तस्वीरों में। यही नहीं, एक और तेंदुआ पास की झाड़ियों में दिखाई दिया, जिसे मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया। भारी संख्या में आबादी वाले इलाके में तेंदुए दिखाई देना लोगों के अंदर दहशत बना रहे हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से लगातार पिंजरा लगाकर तेंदुओं को पकड़ने की मांग की है। ये देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 तेंदुए आप एक साथ देख पाएंगे। ये झाड़ियों के अंदर एक तेंदुआ और 3 तेंदुए एक साथ। देहरादून में चिटफंड कंपनियों को चलाकर लोगों से ठगी करने के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें छोटे से लालच के चलते आम जनता की कमाई पर डाका डलता है, जिनसे निपटने के लिए जल्द देहरादून में जन जागरूकता अभियान शुरू होगा। रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में लगातार चिटफंड कंपनी और किटी के मामले की शिकायतें पुलिस के पास पहुंच रही हैं। वहीं बीते शुक्रवार को थाना पटेल नगर में पुलिस ने ऐसे ही एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया, जिसने कंपनी खोलकर प्रॉफिट का शेयर बांटने के नाम पर लोगों से 16 लाख रुपए ठगे थे, जो पिछले 2 साल से फरार चल रहा था, जिसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। देहरादून में ही अभी तक चिटफंड कंपनी और किटी के जनवरी महीने से अब तक 15 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन्होंने करीब 5 करोड़ की ठगी की है। कोतवाली देहरादून में 3 मुकदमे, डालनवाला थाने में 4 मुकदमे, नेहरू कॉलोनी थाने में 2 मुकदमे, विकासनगर थाने में 2 मुकदमे, रायवाला थाने में 2 मुकदमे, ऋषिकेश थाने में 1 मुकदमा, पटेल नगर थाने में 1 मुकदमा दर्ज किया गया। आलम यह है कि बीते 1 साल में देहरादून में ही करोड़ों की ठगी के मामले सामने आए हैं। हालांकि कई मामलों में पुलिस ने इन धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की है। इसमें जो आईपीसी की धाराएं हैं उसमें हम लोग एफआईआर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद लगता है कि इसमें गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा सकती है तो इमीडिएटली गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई भी करते हैं। पिछले काफ़ी समय से हमने कई गैंगस्टर एक्ट जो है इस तरह के लोगों पे लगाए भी हैं। लगातार बढ़ रहे इन मामलों में भले ही पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन वहीं पुलिस अब इन मामलों से बचने के लिए जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र